चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट 2 में संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, संसदीय व्यवस्था होती क्या है, उनका डिफिनीशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कार्यपालिका होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में होती है उसको बोलते हैं संसदीय सरकार भी कहते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग उसी संसदीय सरकार यानी कार्यपालिका जो सरकार है उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि संसदीय व्यवस्था में सरकार किस तरह होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसदीय सरकार की विशेषता ये हम लोग को पढ़ना है। संसदीय सरकार में क्या होता है, जो सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है यानी नाम मात्र का एक अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, और जबकि वास्तविक शक्ति पीएम में नहीं होती, यानी जो सरकार का वास्तविक एक तरह से शक्ति का स्रोत होता है वो होता है पीएम। सरकार की सभी शक्तियों का यूज करने वाला पर्सन हो गया पीएम। ये कैसे बनता है, भारत में जैसे कहते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है वो होता है प्रधानमंत्री, वो इसी आर्टिकल 75 के तहत होता है। आर्टिकल 75 में ऐसे प्रावधान है कि सारी शक्तियाँ आपकी पीएम में निहित हो जाती हैं, जबकि सरकार का संवैधानिक प्रमुख को मतलब क्या हो गया, संविधान ने जिसको सरकार का प्रमुख बनाया है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन संविधान में ही यह प्रावधान बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ दे दी जाए सरकार की, तो किसी एक पर्सन में अगर शक्ति निहित हो जाती है तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका तानाशाही, डिक्टेटरशिप। इस वजह से संविधान में आर्टिकल 75 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि संविधान जो राष्ट्रपति है अपनी शक्तियों का प्रयोग यानी सरकार की शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पे करेगी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद कैसे गठन होगा उसमें बताया गया है पीएम की बाध्य सलाह पे, यानी जो पीएम होगा उसकी जो सलाह होगा उसको मानना राष्ट्रपति को बाध्य होगा। अब क्या होता है कि पीएम अपने मनमर्जी से कैबिनेट बनाता है। अब कैबिनेट बन जाता है, वास्तविक शक्ति तो कैबिनेट में है। कैबिनेट में जो पर्सन रहना चाहेंगे वो पीएम के अंडर में काम करेंगे, यानी पीएम की सलाह के बिना कैबिनेट काम ही नहीं करेगा। पीएम के मनमर्जी से डिसीजन लेगा कैबिनेट, और कैबिनेट के बाध्य सलाह पर राष्ट्रपति डिसीजन लेगा, यानी जो शक्ति आपके सरकार की शक्तियों का यूज पीएम अकेले कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत। और यही आर्टिकल 75 है जहाँ पे पीएम का वर्णन है। बाकी सभी जो संविधान है, संविधान में जितने आर्टिकल है जितने भी है वो राष्ट्रपति के नेम से ही प्रावधान किए गए हैं। यानी भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी भारत राज्य और जो स्टेट है उनका प्रमुख होता है, जबकि पीएम क्या होता है, सरकार का प्रमुख। जो कैबिनेट होती है उसकी अध्यक्षता पीएम करता है, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, यानी जो सरकार है उसकी अध्यक्षता तो पीएम करता है। संवैधानिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करता है पीएम, क्योंकि पीएम को ऐसे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 74 और 75 के तहत कि ये अध्यक्षता करता है। ये राष्ट्रपति का प्रमुख राजनीतिक सलाहकार है, इसका सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्य है, और ये एक तरह से संवैधानिक रूप से ही किया गया है, कोई अलग से नहीं। तो इसको वास्तविक शक्ति संविधान से ही प्राप्त है। इसको हम लोग आर्टिकल 74 और 75 में देखेंगे कि किस प्रकार पीएम मोस्ट पावरफुल पर्सन है इस कंट्री में, भारत में। आगे देखते हैं विशेषताएं संसदीय सरकार की। देखिए, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है। बहुमत क्या होता है, लोकसभा का बहुमत। अक्सर ये बहुमत हमेशा 50% प्लस 1 होता है। ठीक है, 50% यानी जितने पर्सन है उसका आधा प्लस 1 अधिक। जैसे साधारण बहुमत में भी यही होता है बहुमत, साधारण बहुमत इसको भी कहते हैं। तो बहुमत प्राप्त दल के सदस्य अपने में से बहुमत दल के नेता, जैसे बीजेपी ने मोदी जी को 2013 में चुनाव जीतने के बाद पीएम बनने के लिए नामित किया था। नामित मतलब नॉमिनेट करना, यानी जो पीएम का पद है उस पे आसीन होने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना कि हाँ ये व्यक्ति हम इस दल से जो जीता हुआ है उससे बनने के योग्य है। ठीक है, नामित करता है, किसी को नॉमिनेट करता है, नामित करता है, जिसे राष्ट्रपति पीएम के रूप में नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, पीएम का चुनाव नहीं होता है भारत में, ठीक है ना। चुनाव हमेशा एमपी का होता है, जो सांसद होते हैं उसका होता है। ठीक है, चुनाव राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पीएम चुना नहीं जाता भारत में। ये प्रश्न में, ये आपका बहुत फेमस प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रपति दे देगा 4 ऑप्शन, ये प्रधानमंत्री क्या होते हैं, चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो ये नियुक्त और मनोनीत दोनों एक ही तरह से है।
मनोनीत क्या होते हैं, पार्टी की तरफ से, ठीक है ना। और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत में वो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ये दोनों आता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए संसद में चुनाव जब होता है, ठीक है, सरकार के लिए चुनाव होता है, या संसद का जो लोकसभा का भी चुनाव होता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करती हैं, या फिर जो कट ऑफ बनाया जाता है कि इससे ज़्यादा कोई पार्टी अगर पा जाती है तो उसे सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आहूत करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में 2013 में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त कर लिया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अब ये सिस्टम होता है कि जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उसको ही दिया जाता है कार्यपालिका बनाने के लिए अधिकार, ठीक है। तो बीजेपी ने बहुमत प्राप्त कर लिया, अब इसने क्या किया, अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए, कार्यपालिका बनाने के लिए एक पीएम के पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामित किया था, ठीक है। उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, उसे नियुक्त कर दिया। नियुक्त क्यों करता है, कैबिनेट का अध्यक्षता करने वाला पर्सन ही तो पीएम होता है, ठीक है। ऐसा ही तो डिफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 75 में। तो इसी वजह से पीएम नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। एकदम क्लियर क्वेश्चन है, इनका चुनाव नहीं होता है, जनता नहीं चुनती पीएम को, ठीक है। पीएम नियुक्त होते हैं, पीएम तो एक खाली संसद होते हैं, लेकिन जब वो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, तब वो कहलाते हैं पीएम। पीएम एक पद है, ठीक है। तो इस वजह से भारत में कहते हैं कि पीएम नामित या नॉमिनेट और नियुक्त किए जाते हैं। अगला देखते हैं विशेषता, इसलिए कहा जाता है कि भारत में पीएम चुना नहीं जाता, मनोनीत या नियुक्त होता है। इसके विपरीत जो यूएसए में राष्ट्रपति पद होता है, चुनाव होते हैं और प्रत्येक जनता अपना वोट करती है। राष्ट्रपति जो प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पब्लिक राष्ट्रपति को चुनता है चुनाव देके। जैसे भारत में सांसद को चुनने के लिए, एमपी को चुनने के लिए चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, और डायरेक्ट जो नागरिक होते हैं वो वोट देते हैं उनके नेम से, जिनको उनको वोट देना रहता है एमपी को जिताने के लिए। तो इस तरह से कहते हैं कि भारत में जो पीएम का पद है वो यूएसए में आपका राष्ट्रपति के पद के इक्वल माना जाता है, ठीक। अब देखते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का गठन। देखिए संवैधानिक अध्यक्ष तो मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का गठन पीएम की अनिवार्य या बाध्य अनुमति से करता है। यही देखिए है आर्टिकल 75। इसी को यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया गया है कि राष्ट्रपति अपने जो सरकार का होता है उसका गठन, सरकार में जो व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव प्रधानमंत्री की बाध्य सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री कहेगा इनको चुनिए तो राष्ट्रपति इनको चुनने के लिए बाध्य होगा। और ये संविधान के तहत कहा गया है, यानी राष्ट्रपति पर भी ये बाध्य है, क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। संविधान के तहत ही भारत में शासन होता है, संविधान के तहत ही संसद चलती है, सरकारें काम करती हैं। तो इस पीएम की सलाह पे करेगा। पीएम अपने मन मुताबिक व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगा, मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा, और इसलिए पीएम का विरोध कोई नहीं करता है। मंत्रिपरिषद में वो सबसे शक्तिशाली होता है, और क्योंकि मंत्रिपरिषद ही सबसे शक्तिशाली है और उसका सबसे शक्तिशाली पर्सन पीएम है, इसलिए पीएम को कहते हैं कि देश का सबसे पावरफुल मैन है, हो गया। अर्थात राष्ट्रपति पीएम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये हो गया आर्टिकल 75। अब देखते हैं आगे प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखिए संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद, जो सरकार है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसको बोलते हैं, कार्यपालिका भी बोलते हैं, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये सामूहिक रूप से क्या मतलब हुआ, देखिए मंत्रिपरिषद में कई मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रियों का समूह होता है। अर्थात इसमें 2 पॉइंट आता है। एक आता है मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्य संसद में अलग अलग वक्तव्य या उत्तर नहीं दे सकते हैं, सभी को एक ही वक्तव्य पर सहमति रखनी होगी। इसका अर्थ ये हो गया कि देखिए मंत्रिपरिषद जब कोई कानून लागू करने पे या कोई जो प्लान बनाती है, तो जितने मंत्री होते हैं किसी एक डिसीजन पर सहमत होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, उनका उत्तरदायित्व के तहत जवाब मांगा जाता है संसद में। तो जो मंत्रिपरिषद के अलग अलग मंत्री होते हैं जिन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है, वो किसी एक सवाल का अलग अलग जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। वो एक ही जवाब देंगे जो सभी मंत्रिपरिषद का जवाब होगा। इस तरह से बोलते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सभी लोगों का उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद में जितने पर्सन हैं, जितने व्यक्ति हैं, मंत्री है, उनका सामूहिक रूप से एक सवाल के प्रति उत्तरदायित्व या जवाबदेही बनती है। अगर दोनों अलग अलग जवाब देने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में वो नहीं है, हार्मोनी नहीं है, यानी सरकार में मतभेद की स्थिति है, जिससे क्या होती है बाद में सरकार टूटने का डर भी होता है। लोग मंत्रिपरिषद छोड़ के चले जाते हैं विपक्ष में, वो एक अलग पार्ट हो गया, संसदीय व्यवस्था का पार्ट हो गया।
इसमें हम लोग यही बता रहे हैं कि जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल सभी व्यक्ति किसी एक सवाल का जवाब एक ही देंगे, अलग अलग नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, मंत्रिपरिषद पीएम के नेतृत्व में एक टीम की तरह कार्य करता है और पीएम के हटने पर, त्यागपत्र देने पर या हटाए जाने पर मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है और सरकार गिर जाती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला है कि पीएम के नेतृत्व में, यानी जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख होता है पीएम, इसके नेतृत्व में ही सरकार चलती है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री हट जाता है, ठीक है, या त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र के भी कई रीजन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, या हटा दिया जाता है किसी वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से जब प्रधानमंत्री हटाया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। ये एक बहुत अलग विशेषता है, ठीक है ना, बहुत खास विशेषता है पूरे देश में, भारतीय संविधान में, जो पूरे विश्व में जो संविधान है उसमें ये बहुत ही खास विशेषता है कि प्रधानमंत्री अगर हटा तो पूरा मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त हो जाएगा। मंत्रिपरिषद बर्खास्त का मतलब क्या हो गया कि सरकार ही गिर गई। सरकार गिर गई तो मतलब क्या हो गया, या तो नए सरकार बनाए जाएंगे या फिर नए लोकसभा के चुनाव होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक टीम की तरह, एक सामूहिक रूप से काम करते हैं। उसमें से अगर उनका अध्यक्ष हट गया क्या मंत्रिपरिषद का, तो वो सरकार, वो मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। इनका उत्तरदायित्व बनता है सामूहिक, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और इसमें से अगर पीएम हट गया तो पूरे मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गए। और ये अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं। जो मंत्रिपरिषद में डिसीजन लिया जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का ये रिजल्ट होगा, ये आंसर होगा, तो सभी मंत्री कहीं संसद में उसी जवाब को देंगे, अलग से कोई जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। ये उनके ऊपर बाध्य है। अगर ऐसा करते हैं तो पीएम उनको हटा सकता है, ठीक है। मतभेद की स्थिति आएगी जिसमें सरकार गिरने का भी डर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल कोई मंत्री कार्यपालिका, सरकार और विधायिका संसद दोनों का सदस्य होता है। हम लोगों ने पहले ही डिफिनेशन में पढ़ा है कि संसद अपने में से कुछ व्यक्तियों को अधिकार देती है कार्यपालिका में शामिल होने, यानी सरकार बनाने की। तो जो क्या हुआ, जो सांसद है, जो एमपी है, वो ही सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, यानी सरकार के। तो क्राइटेरिया यहाँ से ये आता है कि अगर आपको सरकार में शामिल होगा तो सबसे पहले एलिजिबल होंगे संसद के सदस्य बनने की। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो सरकार में, मंत्रिपरिषद में शामिल कोई मंत्री जो सरकार का हिस्सा होते हैं वो विधायिका के दोनों के भी सदस्य होते हैं। यानी जो मंत्री होते हैं सरकार के भी सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के, और संसद के भी सदस्य होते हैं। यानी संसद के सदस्य बनने के बाद ही तो सरकार में शामिल होंगे। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। कोई एमपी या जो सांसद होते हैं वही केवल मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, कोई और नहीं, ठीक है। जैसे विधायक बोलेंगे तो विधायक तो आपका राज्य विधानमंडल का होता है, उसको नहीं कहेंगे कि वो भारत सरकार में मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे एक विशेष स्थिति है कि अगर पीएम चाहे, ठीक है ना, तो अगर किसी पर्सन को मंत्री बनाता है जो कि संसद का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि वो बनने के 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन जाए, यानी किसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाए। अगर 6 महीने में ऐसा नहीं हो पाता है तो ठीक है, तो उस हिसाब से उसके जो मंत्रिपरिषद का पद है उससे छीन लिया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप मंत्री बने हैं तो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन जाइए। ऐसा अक्सर होता है सरकार में। एग्जाम्पल के लिए जो चंद्रशेखर पीएम थे वो डायरेक्ट वो बने थे प्रधानमंत्री, उस समय वो सांसद नहीं बने थे, बाद में उनको सांसद बनाया गया। तो इसमें ऐसा होता है कि जो उपसभा चुनाव होते हैं और उपसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते हैं, किसी सीट पर इमरजेंसी में या फिर सडनली खाली हो जाता है, तो वहाँ पे जिस पार्टी का वो होता है बहुमत होता है वो अपने, और जो सेंटर में जिस पार्टी का, जैसे एग्जांपल में अभी बीजेपी का है, तो कोई लोकसभा सीट में किसी मंत्री को बनाए हुए हैं और वहाँ से उनको चुनाव लड़ा देंगे और जिता देंगे, तो शामिल कर देंगे मंत्री में, संसद का सदस्य बन जाएगा, इसलिए मंत्री में बना रह सकता है। अगर नहीं बनेगा तो 6 महीने के अंदर उसको बनना है, वरना उससे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो ये कई सारे और देखते हैं विशेषताएँ हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था में संसद के निचले सदन, जो लोकसभा होता है उसे को बोलते हैं निचला सदन, और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो संसदीय व्यवस्था में संसद के निचले सदन को पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए
कि जो पीएम होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता जो करता है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को विकसित कर सकता है। ठीक है ना। देखिए भारत में क्या होता है कि जो सरकार का चुनाव होता है, संसद में लोकसभा का चुनाव होता है, दोनों एक साथ होती है। कैसे होता है, नए लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें नई लोकसभा बनती है और नई लोकसभा अपनी नई कार्यपालिका का गठन करती है अपने में से, यानी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ नई कार्यपालिका का भी भारत में गठन होता है। और वो कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति की सिफारिश करके पूरे लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी नए चुनाव कराने के लिए उनको राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित कर सकता है। अर्थात पीएम मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, संसद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है इसलिए है क्योंकि हर 5 वर्ष में यहाँ पे रोटेशन बनाया गया है कि किसी नए व्यक्ति जो योग्य होगा उनको भी संसद में शामिल किया जाए। इस वजह से 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा जानते हैं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में, तो इस वजह से लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो आते जाते रहें, ठीक है, रोटेशन होता रहे, इस वजह से 5 साल में चुनाव होते हैं। मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, उसी हिसाब से। तो जो पीएम होता है वो क्या कर सकता है कि जो 5 वर्ष के पूर्व ही राष्ट्रपति से सिफारिश करके करता, तो सिफारिश आपका मंत्रिपरिषद है, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद किसके कंट्रोल में रहता है, पीएम के। तो वही, अब पीएम आपका राजनीतिक सलाहकार भी है। तो पीएम मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष के पूर्व ही नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित कर सकती है। इसमें ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकती है, लेकिन जब मंत्रिपरिषद का विघटन होता है तो उसी के साथ लोकसभा का भी विघटन हो जाता है, यानी पूरे संसद के लोअर हाउस का विघटन हो जाता है, जिसे राष्ट्रपति मानने को बाध्य भी है। यानी अगर प्रधानमंत्री कह दे कि नए चुनाव कराने हैं, ठीक है, नए चुनाव कराने हैं 5 वर्ष से पूर्व ही, 4 वर्ष, जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री कहते नहीं अभी ही लोकसभा मंत्रिपरिषद विघटित करिए, लोकसभा विघटित करिए, अभी ही चुनाव कराना है 5 साल से पहले, जबकि चुनाव आपका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है अप्रैल आपके 24 में, ठीक है। तो उससे पहले भी प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि लोकसभा विघटित कर दीजिए, अभी नए चुनाव होंगे, नए सरकार बनेंगे, तो राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पीएम जो करेगा मंत्रिपरिषद के तहत ही करवाता है सिफारिश। और संविधान में आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, क्योंकि वो वहाँ पे एक तानाशाही प्रकृति का शासन भारत में न हो, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का खाली मुखिया है कार्यपालिका का। तो ये था कुछ आपके विशेषताएं संसदीय सरकार में, जो कार्यपालिका होती हैं उसमें किस तरह से आपके प्रोसेस होते हैं उसके बारे में था। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।